अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें लिख के भेज दें या फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ईमेल कर दें। बाकी गाइस, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो अल्लाह ताला एक तो हम सब की इबादत को कबूल फरमाए और बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ करें मेरा नाम लेके कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे। इससे पहले कि हम आज की स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक प्रेस कर दें। मेरा नाम आसिम है और ये जो वाक़या हमारे साथ पेश आया था ये अब से तकरीबन 22 या 23 साल पहले पेश आया था। मेरा बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो उत्तर प्रदेश इंडिया से है और 2001 में मेरी बहन की शादी हुई थी। अब हम लोग बुनियादी तौर पे गांव के रहने वाले थे और हमारे अगर घर की बात करें तो मेरे घर में मैं, मेरी बहन और मेरे वालिदैन थे। यानी कि मेरी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और जब उसकी शादी हुई थी तो काफ़ी अरसे तक उसके जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। खैर, एक निज़ाम है और एक सिस्टम है, उसके मुताबिक जो भी आपकी बहनें होती हैं या जो भी फीमेल्स होती हैं उनकी शादी होनी होती है। खैर, जब मेरी बहन की शादी हुई और उसकी शादी के कुछ अरसे बाद जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू किया तो अब मेरी बहन का जो ससुराल था वो हमारे घर से तकरीबन 8.5 घंटे के फासले पे मौजूद था। और अगर आपको उस जगह जाना है तो वहाँ जाने के लिए या तो ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर 2 बसें बदल के आप वहाँ पे पहुँच सकते थे। एक दिन बैठे बैठे एकदम से मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर, जो कि फतेहपुर इंडिया में मौजूद है, न सिर्फ जाऊं बल्कि वहाँ पे पहुँच के उसको सरप्राइज़ करूं। अब मैंने फ़ौरन से अपने घर वालों से यानी कि अपने पेरेंट्स से इजाज़त ली और उसके बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन एक छोटा सा बैग लेके पहुँच गया। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा तो दोपहर के 3:30-4 बजे का टाइम था और फतेहपुर की जो ट्रेन थी वो तकरीबन 5-5:30 बजे रवाना होनी थी। यानी कि अगर 5 बजे भी ट्रेन चलेगी तो मुश्किल से 12:30-1 बजे तक ना मैं सिर्फ स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा बल्कि वहाँ से मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रिक्शे का या किसी भी ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। अल्लाह ने चाहा तो रात के 1 बजे तक मैं अपनी बहन के घर में होऊंगा। खैर, जब मैं ट्रेन में बैठ के तकरीबन 5 बजे अपनी बहन के घर के लिए रवाना हुआ तो सब कुछ बेहतरीन चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि ट्रेन टाइम पे पहुंचने वाली है। लेकिन कभी कभी आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से अनएक्सपेक्टेड हुआ करता है जिसके बारे में आपने गुमान भी नहीं किया होता। और ऐसा ही हुआ कि रात के तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम था। ये जो ट्रेन थी एक सुनसान इलाके से या एक वीरान जगह से गुजर रही थी और अल्लाह जाने ऐसी क्या ख़राबी हुई कि ट्रेन वहाँ पे रुक गई। अब जो भी महकमा रेलवे का स्टाफ था उन तमाम लोगों ने जो भी फॉल्ट था उसको चेक करना शुरू किया और बिलाखिर पता चला कि इस ट्रेन को ठीक होने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। यानी कि जो मेरा प्लान था कि रात में 12:30-1 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका था। खैर, अब ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, लिहाजा मैंने वहाँ पे इंतज़ार किया और जब अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन रवाना हुई तो रात के तकरीबन 3:35 पे मैं फ़तेहपुर खैरियत से पहुँच गया। अब जब मैं फ़तेहपुर पहुँचा तो मेरा यही ख्याल था कि बाहर निकलूँगा
तो कोई ना कोई रक्शे वाला, कोई ना कोई तांगे वाला या इस तरह की ट्रांसपोर्ट बआसानी मुझे मिल जाएगी और मैं खैरियत से 15 या 20 मिनट में अपनी बहन के घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती कि वहाँ पे जो भी इक्का दुक्का रक्शे मौजूद थे या जो भी तांगे वाले मौजूद थे, वो मुझसे इस कदर किराया मांग रहे थे कि इतना किराया तो मेरा ट्रेन में यहाँ तक पहुँचने में भी नहीं लगा था। अब जाहिर सी बात है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग थे। उस वक्त मैं जॉब भी नहीं किया करता था, तो मेरे लिए इतना किराया देना या इसको अफोर्ड करना मुमकिन नहीं था। अब मैं तकरीबन आधे घंटे तक वहाँ पे खड़ा रहा और मैं मुंतज़िर रहा कि कोई अल्लाह का बंदा मेरी बात मान जाए। लेकिन जब मुझे लगने लगा कि कोई भी मेरी मजबूरी का ख्याल करने को तैयार नहीं है, तो बेहतर यह है कि मैं इस स्टेशन से पैदल अपने बहन के घर की तरफ बढ़ना शुरू करूं। अब ये जो रास्ता था बड़ा सिंपल रास्ता था और बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता था, क्योंकि इससे पहले भी मैं यहाँ पे मुतादिद बार आ चुका था और मुझे यकीन था कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते में मुझे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अब मैंने उस रास्ते के साथ, यानी वो जो ट्रैक था उसके साथ साथ चलना शुरू किया और मुझे यकीन था कि 35 से 40 मिनट में मैं खैरियत से अपनी बहन के घर पहुंच जाऊंगा। मुकम्मल तौर पे अंधेरा हुआ था, दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद था, ना ही बंदे की ज़ात मौजूद थी। मैं मुसलसल रेलवे ट्रैक के साथ साथ या कभी रेलवे ट्रैक पे चलता जा रहा था और जूं मैं कदम रेलवे ट्रैक के ऊपर रख रहा था, तो जो रेलवे ट्रैक के ऊपर पत्थर पड़े होते हैं, उन पत्थरों पे जब मेरे पाँव रखे जाते थे तो उनसे एक अजीब सी आवाज़ निकला करती थी। अब क्योंकि इन पत्थरों पे मैं अकेला ही चल रहा था, तो मुझे पता था कि मेरे इन पत्थरों पे चलने की वजह से किस तरह की आवाज़ पैदा हो रही है। तकरीबन 10 या 12 मिनट तक मैं इसी तरह इस ट्रैक के साथ साथ चलता रहा और बिलाखिर इस ट्रैक पे चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहां पे लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मुकम्मल तौर पे घने घने दरख्त मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली मौजूद है। जैसे ही मैं इस हरियाली वाली जगह पे पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ किसी ने पीछे की तरफ से चलना शुरू किया है। मुझे बाकायदा किसी के पीछे पीछे चलने की न सिर्फ आवाज़ आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कोई चौकीदार या इस तरह का आदमी मुसलसल मेरे पीछे चलना शुरू हो चुका है। अब मैंने जब ये आवाज़ महसूस करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने पीछे की तरफ पलट के देखना शुरू किया। लेकिन जब जब मैं पीछे की तरफ देखता तो मुझे आवाज़ तो सुनाई देती, लेकिन पीछे कोई भी नज़र नहीं आता। अब जब मुझे मुसलसल ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि जो ट्रैक वाला रास्ता है, इस ट्रैक से उतर के मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ आता हूँ और फिर दोबारा से इन कदमों की आवाज़ पे गौर करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही उस ट्रैक से निकल के साथ साथ जो एक फुटपाथ थी, जिसे आप एक रोड भी कह सकते हैं, जैसे ही मैं उस रोड के ऊपर आया तो मुझे बाकायदा पायल या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे जिसने भी चलना शुरू किया है, जैसे जैसे वो वजूद ज़मीन पे अपने कदम रखता है तो एकदम से घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब जब मैंने घुंघरुओं या पायल की आवाज़ सुनी तो पहली दफ़ा में मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ, लेकिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके जब पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है, वो मुसलसल मेरे पीछे ना सिर्फ चलती चली आ रही है, बल्कि उसने अपने पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की हुई है।
जैसे कि आम तौर पे गांव की जो औरतें हैं वो अपने आप को गैर मर्दों से छुपाने के लिए किया करती हैं। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे के आगे हालांकि एक बारीक सा कपड़ा गिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो चेहरा था वो इस कदर चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है। अब जब मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी अट्रैक्शन थी या एक अजीब सी कशिश थी जो उसके अंदर मौजूद थी, और वो मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं दोबारा से पलट के उसके चेहरे की तरफ ज़रूर देखूं। और ऐसे ही हुआ कि कुछ कदम चलने के बाद जब मैंने दोबारा से उसकी तरफ पलट के देखा तो वैसे ही उसका चेहरा रोशन हुआ हुआ था, लेकिन अब उसके जो हाथ या पाँव जो मुझे नज़र आ रहे थे, जो कि अब से कुछ देर पहले नॉर्मल थे, अब ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पाँव न सिर्फ स्याह कलर के हैं, बल्कि उसके हाथ और पाँव दोनों पे बेतहाशा काले काले बड़े बड़े बाल मौजूद हैं। अब जब मैंने उसके हाथ और पाँव पे बेतहाशा बाल देखे तो मैंने दोबारा से उसके पाँव की तरफ गौर किया। अब की बार जब मैंने उसके पाँव पे, ख़ास तौर पे उसके पंजों पे गौर करना शुरू किया तो उसके जो पाँव थे वो ऐसा लग रहा था उल्टे या फिर टेढ़े पाँव हैं। कुछ अजीब तरीके से अब उसकी जो चाल है वो ना सिर्फ तब्दील हो चुकी थी, बल्कि अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरे पीछे जो दोशीज़ा आ रही थी वो यकीनन कोई दोशीज़ा नहीं है, बल्कि मेरे पीछे एक चुड़ैल है जो ना सिर्फ लग चुकी है, बल्कि शायद अब इससे बचना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। खैर, अपने तौर पे मैंने एकदम से ना सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाई, बल्कि जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैंने उनकी तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा था वैसे वैसे पायल और घुंघरुओं की आवाज़ ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब मुझे लगने लगा था कि जो भी चुड़ैल मेरे पीछे लग चुकी है वो मेरे इस कदर करीब आ चुकी है कि एकदम से किसी भी लम्हे उसके जो हाथ हैं वो मेरे कंधों पे मौजूद होंगे। और ऐसे ही हुआ कि उसके कुछ सेकंड के बाद मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने बर्फ़ जैसे हाथ मेरे कंधे पे एकदम से रख दिए हैं, और जैसे ही उसने हाथ मेरे कंधे पे रखे हैं तो अगले ही लम्हे मैं किसी चीज़ से टकरा के नीचे गिर गया। बस इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 8:30 बजे का टाइम था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे से अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरे औसान बहाल हुए और मैं बोलने या कुछ सुनने के काबिल हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। मेरा जो सर है वो किसी लोहे से या तो टकराया है या किसी ने मेरे सर पे लोहे की कोई चीज़ मारी है। खैर, उसके बाद जो भी डॉक्टर वगैरह थे या जो भी पुलिस वगैरह मौजूद थी उनसे मैंने सारा का सारा वाक़या शेयर किया, और मेरी बहन से, मेरे बहनोई से फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया गया। और जब वो लोग मेरे पास यहाँ पे अस्पताल में आए तो कहीं जाके मेरी इस पुलिस और इस अस्पताल वगैरह से जान छूटी। दादा बताया करते थे कि हम लोग 1970 की दहाई में इंटीरियर सिंध के एक गांव में रहा करते थे। ये जो गांव था ये मोरो के बहुत ही करीब मौजूद था। तो उस दौर में क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं थी, बिजली भी उस वक्त उस गांव में मौजूद नहीं थी, तो अक्सर ऐसा होता कि हमें किसी काम से जाना आना होता तो हम लोग कोशिश किया करते थे कि दिन के औकात में ही सफ़र करें, और रात मगरिब होने के बाद हम लोग सफ़र करने से परहेज़ किया करते थे। अब इसके पीछे क्या वजह थी
हमें नहीं मालूम था। बस हमारे जो वालिदैन थे, ये जो भी हमारे आबा व अजदाद थे, वो बचपन से ही सबको यही बताते चले आए थे कि अगर आपको अपने गांव से बाहर जाना है और फिर वापस आना है तो दिन के अंदर ही ये काम अंजाम देना होगा। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की मजबूरियां होती हैं कि आपको वो काम भी करना पड़ते हैं जिन काम को करने से आपको रोका जाता था। तो वैसे ही एक इमरजेंसी हुई और उस इमरजेंसी की वजह से जो मेरे दादा थे उनको किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा। दादा बताते कि जब मैं उस काम से फ्री हुआ तो मुझे वहाँ से निकलते निकलते शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 बज चुके थे। मेरा ख्याल ये था कि 2.5-3 घंटे का ये जो पैदल का रास्ता है खैरियत से तय करने के बाद रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 के दरमियान मैं अपने गांव खैरियत से पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 2 या 2.5 घंटे का जो ये रास्ता था वो बहुत ज़्यादा आसानी से गुजर गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने गांव के करीब पहुंचने वाला था तो उससे पहले एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान आया करता था और उस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता था ये जो कब्रिस्तान है ये पिछले 200 या 300 सालों से यहाँ पे मौजूद है। खैर जैसे ही ये कब्रिस्तान मेरे करीब आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसी रोड पे, जिस रोड पे मैं चलता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ, उस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने शायद आग जल रही है। ऐसा आमतौर पे गांव के अंदर हुआ करता था कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी तो गांव के जो लोग हैं वो रात के औकात में आग जला के बैठ जाया करते थे। अब जब मैंने कब्रिस्तान के सामने आग को जलते हुए देखा तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ और मुझे लगा कि यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई इंसान मौजूद होंगे। जैसे जैसे मैं उस आग के करीब बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जहाँ पे ये आग जल रही है उस आग के बिल्कुल सामने ऐसा लग रहा है जैसे 2 छोटे छोटे यानी 9 या 10 साल के बच्चे बैठे हुए हैं। अब जैसे जैसे मैं उन बच्चों के मज़ीद करीब पहुंचा तो वाकई में 2 बच्चे थे जिन्होंने बज़ाहिर सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे थे और वो आग के सामने बैठे हुए हाथ सेक रहे थे। जैसे ही मैं उन बच्चों के करीब पहुंचा तो उनमें से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मेरा नाम लेके बताया कि देखो ये फ़ला फ़ला का बेटा यहाँ से गुज़र रहा है। अब जैसे ही उन बच्चों ने मेरा या मेरे बाप का नाम लिया तो एकदम से मेरे कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कौन 2 बच्चे हैं जो मुझे भी जानते हैं, मेरे बाप को भी नाम से जानते हैं। हो सकता है कि हमारे जानने वाले होंगे। लेकिन जैसे ही मैं उन बच्चों के मज़ीद करीब पहुंचा और मैंने उनके चेहरे पे उनको पहचानने की नीयत से गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उन बच्चों की जो आँखों की जगह है वहाँ पे आँखें मौजूद नहीं हैं। हाँ, ऐसा ही था कि उनकी आँखें मौजूद नहीं थीं, उनकी आँखों की जगह पे गड़े पड़े हुए थे। अब जैसे ही मैंने उनकी आंखों को इस तरह से देखा तो मैं एकदम से चौंका और मैं वहीं पे खड़ा हो गया। अब जैसे ही मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो बच्चे एक दूसरे को देख के हंसने लगे और कहने लगे कि शायद ये डर गया है। अब जब उन्होंने इस तरह की बात की तो बस उसके बाद मैंने जो भी कुरानी आयत आती थी वो पढ़ना शुरू की और आंखें बंद करके जितना तेज़ी से हो सकता था मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने 15, 20 या 30 सेकंड तक कब तक अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन जब मैंने आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मुसलसल मुझे उन बच्चों के हंसने की या मेरा मजाक उड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह करके जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हो चुका था। खैर 2-4 दिन के बाद जब मेरी अपनी मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको ये सारा का सारा वाक़या बयान किया
तो उनका ये कहना था कि आपको रास्ते में जो बच्चे नज़र आए थे वो यकीनन या तो छलावा थे या फिर जन्नात के बच्चे थे।